मनीष का दिल अपने कमरे में जाते समय जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए जा रही थी और शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह मधु को पैसे देकर शादी करके लाया है तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते। जब छोटी बहन सुधा की शादी हुई थी तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने सुधा के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। जिसको जो कहना है कहने दो। मुझे तो आज रात दुनिया का वह फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मनीष सुहाग रात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया तो मधु के शरीर पर शादी के जोड़े की जगह नाइटी पहनकर सुहाग सेज पर बैठी थी। मनीष को यह देखकर तो लग रहा था जैसे कि मधु तो उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। मनीष बैठ के एक कोने में बैठ गया। मधु थोड़ी देर तो मनीष की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया और वे दोनों बेड पर लुढ़क गए। मधु ने मनीष के ऊपर झुकते हुए उसके होठ को चूमने शुरू कर दिए तो मनीष बावला सा हो उठा। उसके बाद तो मनीष को कुछ भी होश नहीं रहा। पर आज मधु ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी दुनिया फीकी थी। सुबह मनीष ने सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मधु जैसी भी थी, मनीष से तो 21 ही थी। मनीष का गहरा सांवला रंग, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बना हुआ था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में मनीष के रिश्ते की बात नहीं जमी तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी मनीष की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो सबके कुंडली में होता है। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या न मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। मनीष की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें मनीष के लिए किसी भी जाति की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। एक दिन मनीष की माँ से मिलने एक आदमी आया जो शादियाँ करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें मधु के बारे में बताया और मनीष से उसकी शादी करवाने के बदले 25,000 रुपये की मांग की। मनीष अपनी माँ और बुआ के साथ मधु से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की मधु अपने 5 भाई बहनों में तीसरी नंबर थी। मधु की 2 बड़ी बहनें भी उसकी
ही तरह खरीदी गई थी। मधु को देखने के बाद मनीष ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा मनीष का परिवार ही उठाएगा और साथ ही मधु के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 51,000 रुपये एडवांस देकर मनीष और मधु की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के लोग जाकर मधु को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के मधु उसकी पत्नी बन गई। मधु मनीष के घर के ठाट बाट देखकर वह भौचक्की सी रह गई। भले ही उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर मधु को इसका न तो कोई अफसोस था और न ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था, बल्कि वह तो इस घर में आकर बहुत खुश लग रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों समय बनता था, उतना तो यहाँ एक समय के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अब मधु सोचने लगी कि अगर मैं मनीष के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना है कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं मनीष की भूख को संतुष्टि रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा। और यह सोच सोचकर मधु खुद ही अपने दिमाग की दाग देने लगी। अब प्लान को कामयाब बनाने के लिए मधु रोज दिन में 2-3 बार मनीष को आई लव यू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना, और वह शाम को सज धज कर मनीष के इंतज़ार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह मनीष को खाना अपने हाथ से बनाकर खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों न हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी कि हर तरह से मनीष को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी ज़िंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है। और हर रात वह मनीष को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी मनीष को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। कहने को तो मनीष अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। मगर मधु ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि मनीष ही उसकी सारी दुनिया है। मधु के साथ और प्यार से मनीष का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मधु को पाकर मनीष ऐसे खुश था जैसे कि किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भर पेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन मधु की माँ का फ़ोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में मधु ने मनीष की शर्ट के बटन खोलते हुए बड़ी अदा से कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ। अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। तो माँ से ले लो न, मनीष ने उसे पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी।
वह भी हक से कहते हुए मधु ने मनीष के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो और चाहिए तो कल दूंगा। मनीष ने उसे 10,000 रुपये थमा दिए और फिर मधु को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। मधु 10 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही मनीष को उसकी याद सताने लगी। उसने अगले ही दिन मधु का तत्काल टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। मधु भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद मनीष की दीवानगी उसके लिए और बढ़ गई। अब मधु हर महीने मनीष से 10-15 हजार रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी। मधु ने मनीष से उसका ATM कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। मधु के प्यार का नशा मनीष के सिर चढ़कर बोलने लगा था। घर में मधु का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देख मनीष की माँ को न चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियाँ बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति से होता था। एक दिन मधु मनीष से कहती है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो तुम मेरी पत्नी हो, इस नाते मेरी हर संपत्ति पर तुम्हारा हक है। मनीष ने प्यार से मधु को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। मधु ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, मेरी जान, तेरे तन मन और धन सबकी मालकिन हो तुम। मनीष ने उसे बाहों में भरते हुए कहा और फिर एक दिन वकील को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल संपत्ति में मधु को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां मधु ने मनीष के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वही मां बनने के बाद मधु के रूप और यौवन में आए निखार ने मनीष की रातों की नींद उड़ा दी। मनीष को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह मधु की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। मधु भले ही मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ मनीष को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हीन भावना से देखते थे, तब यही मनीष कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजनानुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। मधु ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। मधु ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच मनीष की मां चल बसी तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मधु ने अपने माँ बाप और छोटी बहन मीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल मनीष के घर आया जिसने मधु से उसकी शादी करवाई थी।
मीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को ज़रूरत हो तो बताना पड़ेगा। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने मधु पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी। मैं तो बिना सहारे की बेल थी, जिसे किसी न किसी पेड़ पर लिपटना ही था। मगर मीना के साथ ऐसा नहीं है। कुदरत ने उसे मनीष के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे जमीन भी। और अभी मैं जिंदा हूँ। अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, मनीष को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। वही पीछे खड़ा मनीष मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में मधु के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।